14 दिसंबर 2024 और आज से हम वेव का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग से पहले हमने काफ़ी सारी बातें की हैं जो हम रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकते, तो अब हम चैप्टर यहाँ से प्रॉपर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। वेव का जो चैप्टर है, इसके अंदर पहले ज़रा थोड़ी सी ABCD बेसिक्स कर लें। और ABCD बेसिक्स बेटा ये है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने पेंडुलम का बॉब लिया है और इस पेंडुलम के बॉब को एक स्ट्रिंग से बांध दिया है और उसको छत से बांध के लटका दिया। बॉब की ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मीन पोजीशन भी कहते हैं, मिड पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन शुक्र है कि इस जगह को एक ही नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। सर इसको भी एक ही नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। और क्योंकि आप लोग अभी अभी काइनेमेटिक्स और इस तरह के एग्जाम दे के बैठे हैं, तो अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व कर दूं, तो काइनेमेटिक्स के अंदर जरा देखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर होता है, मीन पोजीशन पर होता है, तो मीन पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मेटल का बॉब मीन पोजीशन पर ही है, तो सर ऑब्वियसली उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां से पुश कर दूं, यहां से मैं इसको धक्का दे दूं और ये मेटल का बॉब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, सर जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। यस सर, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। और सर अब इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है, पर ये नीचे से ऊपर जा रहा है। सर अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनता है ना, वो ग्राफ बनता है हॉरिजेंटल कर्व, यानी कर्व बेंडिंग हॉरिजेंटली। एंड इफ अ कर्व बेंडिंग हॉरिजेंटली, इट मींस इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। सर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और ये मेटल का बॉब मीन पोजीशन से, मिड पोजीशन से सर एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है। अच्छा सर ये फिर वहां से वापस आएगा भी? जी बिल्कुल वापस आएगा। सर जब ये वापस आ रहा होगा ना, तो वापस आना, तो डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है काइनेमेटिक्स में, अगर कोई चीज वापस आ रही हो, रिटर्न कर रही हो, तो ग्राफ ऊपर से नीचे ले आते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जब ये नीचे आ रहा है तो सर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और याद है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का जो कर्व होता है, सर दिस कर्व बेंडिंग वर्टिकली, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, सो द कर्व इज बेंडिंग वर्टिकली। आप देख लीजिए कर्व बेंडिंग वर्टिकली कर रहा है। अच्छा अब ये मेटल का बॉब जो अभी राइट साइड पे मूव कर रहा था, सर अब ये लेफ्ट पे जा रहा है। तो याद है काइनेमेटिक्स में, सर अगर लेफ्ट पे जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी में जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, राइट से लेफ्ट पे जा रहा है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा। और एक्स एक्सिस के नीचे जाने में आप नोट करना, मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते हुए वेलोसिटी अगेन डिक्रीज हो रही है। सर अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जो कर्व होगा ना, सर कर्व बेंडिंग हॉरिजेंटली। देख लीजिए मैंने कर्व को बेंडिंग हॉरिजेंटली करा दिया है। और याद रखिएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये बातें याद रखने वाली है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अच्छा फिर आखिरी बात, सर फिर ये वापस आएगा? जी हाँ बिल्कुल वापस आएगा। और जब वापस आएगा तो अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जी हाँ। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो कर्व बेंडिंग वर्टिकली, कर्व बेंडिंग वर्टिकली, सर ये वापस आ गया और इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली। सर काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आप तो, मुझे लग रहा है। तो याद है काइनेमेटिक्स में एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, एक्स एक्सिस पे टाइम होता है। तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। सर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ जो नंबर लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल 10 लिखा है, तो 10 सेकेंड इज द टाइम पीरियड, द टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मैं लिख इसलिए नहीं रहा कि मैंने अभी नीचे जो क्वेश्चन निकाले, मैंने उन क्वेश्चन में वो ये डेफिनेशन सुनेगा आपसे।
तो टाइम टू मेक वन ऑसिलेशन इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये एक ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ये आपने ग्राफ बना दी और काइनेमेटिक्स आपने पढ़ाई है। लेकिन सर आज की क्लास में आपने तो हेडिंग मारी है वेव, तो आप वेव पढ़ाने के बजाय सर काइनेमेटिक्स में क्यों चले गए? आप हमें वेव पढ़ाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको वेव में लेकर आ रहा हूँ। अब बेटा मैं आपको वेव में लेकर आ रहा हूँ। अलबत्ता एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं कि डिस्प्लेसमेंट की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, डिस्प्लेसमेंट की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट की सर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। ठीक है सर, आगे चलें। चलिए सर शुरू करें वेव। भाई सर वेव शुरू करें, आप काइनेमेटिक्स पढ़ाने बढ़ गए। वेव पढ़ाएं सर, वेव। तो चलिए जी वेव शुरू करते हैं। वेव कुछ इस तरह से है कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक रस्सी है। इस रस्सी को मैंने दीवार से बांध दिया है। इस रस्सी का दूसरा एंड जो फ्री एंड है वो मेरे हाथ में है, और मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे ऑसिलेट करा रहा हूँ। जब मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे ऑसिलेट करा रहा हूँ तो मेरे हाथ की काइनेटिक एनर्जी सर इस रस्सी में एंटर हो जाती है। और याद रखिएगा, जब कोई एनर्जी सर एंटर होती है किसी मीडियम में, इस एग्जाम्पल में सर ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, सर ये मीडियम है। तो रस्सी में एनर्जी एंटर हो गई। सर जैसी एनर्जी एंटर होती है तो ये एनर्जी क्या करती है? सर ये एनर्जी करती ये है कि इस रस्सी के जो पार्टिकल्स होते हैं, सर उन पार्टिकल्स को ऑसिलेटरी मोशन करा देती है। ऑसिलेटरी मोशन करा देती है। जो पार्टिकल अभी ऊपर गया है थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा। जो पार्टिकल अभी नीचे गया है सर थोड़ी देर के बाद ये ऊपर आ जाएगा। तो हर पार्टिकल ऑसिलेट करने लगता है। तो व्हेन एनर्जी एंटर्स इनटू अ मीडियम, देन particles of medium begins to oscillate, begins to vibrate, and this oscillation of particle due to energy, oscillation of particle due to energy, it is called wave. सर वेव का फायदा? तो भाई वेव का फायदा ये है कि वेव सर ट्रांसफर कर देती है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह। सर वेव ट्रांसफर कर देती है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह। तो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए, और ये एनर्जी यहां से यहां पहुंच जाएगी जनाब। तो एनर्जी का ए से बी तक ट्रैवल करना, इट इज बाय वेव मोशन। और वेव मोशन क्या करा रही है सर? वेव मोशन में व्हेन एनर्जी enters into the medium, then particles of medium begin to oscillate, and by this oscillation energy is transferred from one point to the other point। सर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, एनर्जी भाग रही है एक जगह से दूसरी जगह। और जब एनर्जी भागती है तो एनर्जी के ट्रांसफर होने के हमारे पास दो मैकेनिज्म है। एनर्जी ट्रांसफर होने के हमारे पास वेव के दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, और एक मैकेनिज्म को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये दोनों बातें हमने आईजीसीएसई में पढ़ी हुई हैं। अलबत्ता आज की क्लास में मैं अपने आप को लिमिट करूंगा ओनली इन ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है सर? ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल ऑसिलेशन करते हैं ना सर, वो पार्टिकल
परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है ऑन द वेव मोशन। क्या मतलब? आप इसी डायग्राम को देखें कि एनर्जी ए से भाग रही है बी की तरफ, यानी एनर्जी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भाग रही है। एनर्जी यानी वेव हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भाग रही है। लेकिन ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, सर ये मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। सर ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम vibrate perpendicularly. When particles of medium vibrate perpendicularly, then this oscillation या this type of wave, it is called transverse wave. और इस ट्रांसवर्स वेव में सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मीन पोजीशन से ऊपर वाला जो फेज होता है उसे कहते हैं क्रेस्ट। सर जो मीन पोजीशन से नीचे वाला फेज होता है सर इसे बोलते हैं ट्रफ। सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट एम्पलीट्यूड और क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। इन द सेम वे ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। तो अभी मैंने जितनी बातें बोली हैं ये मोस्टली बातें आपने अगर याद करें तो आपने आईजीसीएसई में पढ़ी हुई होती है। तो आइए इसी नॉलेज को लेकर मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चन में ले जाता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ सर ए लेवल की फिजिक्स से स्टार्ट हो गई है। ऑल दो कि इसको स्टार्ट करने में जो अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं सर ये बेसिक्स हमें पहले से आती हैं। सर दो तीन डेफिनेशन देख लें। सर एम्पलीट्यूड क्या होता है? सर एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसी भी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। सर टाइम पीरियड क्या होता है? सर वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा होता है तो जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में करना है, एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या होती है? तो प्रोग्रेसिव वेव का लफ्ज अभी मैं भागूंगा, अभी नहीं बोल सकता इसको, लेकिन कहते हैं जनाब कि क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस, या ऐसे दो सक्सेसिव पार्टिकल्स का डिस्टेंस जो इन फेज हो। इन फेज, फेज का लफ्ज एक हेडिंग आएगी फाइक जिसका नाम होगा फेज डिफरेंस। तो मैं वहां फेज को जरा अच्छी तरीके से बोलूंगा। अलबत्ता अभी समझ लें कि ऐसे दो पार्टिकल जो सेम पोजीशन, जो सेम फेज में हो, सेम हालत में हो, सेम कंडीशन में हो, दे आर कॉल्ड इन फेज। और जब वो इन फेज होते हैं तो उनके बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। सर ये बात भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वेव की जो स्पीड होती है सर वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। तो सर इसमें आपने कोई नई बात अभी तक नहीं बोली है, ठीक है। अच्छा जी, वेव फ्रंट अभी नहीं बोल रहा मैं, प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन में भी अभी मैं रोक रहा हूँ। अच्छा जी, सर ये बताएं अभी भी आपने हमें एक ग्राफ पढ़ाया, ऊपर ग्राफ मैंने बना के दिखाया। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम रखा था काइनेमेटिक्स का ग्राफ, वाई एक्सिस पे बेटा मैंने डिस्प्लेसमेंट रखा था। अगर एक्स एक्सिस पे टाइम है, अगर एक्स एक्सिस पे टाइम है ग्राफ में, ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस पे टाइम है तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ या ऐसे दो पॉइंट्स जो इन फेज हैं उनके बिटवीन की लेंथ, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर एक्स एक्सिस पे टाइम है तो दिस लेंथ इज टाइम पीरियड, और अगर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, अगर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है तो दिस लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ख्याल रखिएगा, अगर एक्स एक्सिस पे टाइम तो लेंथ ऑफ वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और अगर एक्स एक्सिस पर है डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ वन साइकिल इट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ।
तो ये इस बात को भी हम आईजीसीएसई में पढ़ा चुके होते हैं, लेकिन स्पेशली ये भी याद दिला रहे हैं कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट या लेंथ ऑफ वन साइकिल, इट मे बी टाइम पीरियड, इट मे बी वेवलेंथ, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने विच क्वांटिटी इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे टाइम है तो लेंथ ऑफ वन साइकिल इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सर एक्स एक्सिस पे अगर डिस्टेंस है तो लेंथ ऑफ वन साइकिल इट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। तो दीज आर टू ग्राफ, याद रखिएगा ये भी ग्राफ है जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था। सर ये भी ग्राफ है जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, लेकिन ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ नहीं है, ये लिखा हुआ है कि रोप में, रस्सी में हमने ट्रांसवर्स वेव पैदा की है। तो ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि सर रस्सी वाली वेव और ग्राफ एक ही शेप के होते हैं। मैं कहूंगा यस, रस्सी में ट्रांसवर्स वेव और उसका ग्राफ सेम शेप के होते हैं, यस। लेकिन जब आप पढ़ोगे ना आगे चल के लॉन्गिट्यूजनल वेव, तो लॉन्गिट्यूजनल वेव की शक्ल ये वाली नहीं होगी, पर ग्राफ ऐसे ही बनेगा। भाई लॉन्गिट्यूजनल वेव का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो वहां बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं पहले से ये सेंटेंस आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि अगर किसी रस्सी में कोई वेव नजर आ रही हो, वाटर वेव नजर आ रही हो, तो वाटर वेव या ट्रांसवर्स वेव इन रोप और उनका ग्राफ सर सेम शेप के होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूजनल वेव की शक्ल काफी अजीब सी होती है, पर ग्राफ उसका भी यही वाला बनता है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं आपको क्वेश्चन में लेकर आना चाहता हूँ। क्वेश्चन में जब लाऊंगा तो क्योंकि अभी मैं पढ़ा कर आया हूँ तो इसलिए मैं आप बच्चों को तंग करूंगा कि मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं। उमर, हम आपसे शुरू करते हैं। उमर, हमें बताइए एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या लिखूं और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या लिखूं। जी, एम्पलीट्यूड को पहले बताइए उमर। उमर बेटा, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड, हाँ बताइए। जी, द क्वेश्चन इज डिफाइन एम्पलीट्यूड। जी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन या फ्रॉम मिड पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्सट्रीम पर ही हो, ठीक है ना। तो जब पार्टिकल किसी भी पोजीशन पर हो, ठीक है जनाब, तो एनी पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब ऑसिलेटिंग पार्टिकल की एनी पोजीशन होगी तो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये वर्डिंग बेटा नोट्स में से प्रॉपर वर्डिंग में याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, प्रॉपर वर्डिंग में। उसके बाद ये दो डेफिनेशन मुझे नहीं पूछना चाहिए यार, ये तो बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, नहीं लिख रहा मैं, ऊपर नोट्स में दिखा चुका हूँ। अच्छा जी, अब हम टेस्ट लेने जा रहे हैं उमर के बजाय फाइक का। मोहम्मद फाइक, आप देखिए कि आपके सामने एक वेव नजर आ रही है, पानी की वेव है, पानी की वेव उन्होंने बताई है। क्वेश्चन है, बताइए इस पानी की वेव का एम्पलीट्यूड, इस क्वेश्चन में देखिए बताइए व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाटर वेव। जी फाइव भाई, बिल्कुल सही। क्या बोल रहे हैं, बोलिए दोबारा बोले। थ्री, थ्री। अच्छा उमर, आप क्या कहते हैं, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव? जी, अब आपने सही कर लिया। मैं सही कह के उमर से भी गलत करवाना चाह रहा था, लेकिन आपने करेक्शन कर ली है, इसलिए मुझे आपकी बात मान लेना चाहिए। जरा सुनना बेटा, देखो ये वाली हाइट है 15, सर ये वाली हाइट है 12, तो इन दोनों के बिटवीन में जो ग्रीन वाली हाइट है ना, इट इज 15 - 12। ठीक है जनाब, इट इज 15, 15 - 12, इट इज इक्वल टू 3। दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 3, बट 3 इज नॉट एम्पलीट्यूड सर।
amplitude is measured from the middle point of the wave. And if you measure from the middle point of the wave, then this height is the amplitude. This height is the amplitude. And this height is corrected by 5 and it is 1.5 millimeter. उमर तुम्हें भी ये बात समझ में आई 1.5 वाली? ठीक है जी। अब उमर से एक और सवाल, ये 5 का सवाल हो गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उमर आप हमें बताइए व्हाट इज द वेवलेंथ। इस वेव की वेवलेंथ कितनी है? बिल्कुल सही सर, इट इज वन वेवलेंथ, 2, 3, 4, 5, 6। सर these are 6 wavelength which is 25 centimeter. So one wavelength is 25 upon 6। तो जो नंबर आपने बताया इट इज राइट। सही है ना? तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है जी। अच्छा बेटा, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करके एक बात कहना चाह रहा हूँ।